मेरी यात्रा है आदि से अनंत तक। साक्षी हूं मैं पीढ़ियों से मेहनत करते अन्नदाताओं के परिश्रम की। मैं जननी हूं जीवन देने वाले हर एक निवाले की। अन्न, फल, फूल और सब्जियां ये सब मेरे ही तो गर्भ में लेते हैं आकार। वनस्पतियों के सृजन का आधार भी मैं हूं। मैं मिट्टी हूँ माँ के जैसी, मैं मिट्टी हूँ माँ के जैसी, तुम सबको भोजन देती हूँ। भूख तुम्हारी हरने को सब दुख खुद से लेती हूँ। मैं मिट्टी हूं। अन्न, औषधि, कपड़ा, ईंधन, आप तो बस गिनते जाइए। जीवन के लिए जरूरी तमाम चीजों की उत्पत्ति या सृजन का आधार मिट्टी ही है। हवा, पानी की तरह ये मृदा भी प्रकृति का मानवता के लिए एक अनमोल उपहार है। सदा से जीवन का आधार रही मृदा मां जैसी ही तो है। जैसे स्वस्थ मां खुशहाल परिवार की बुनियाद बनती है, वैसे ही मिट्टी अगर स्वस्थ है तो बेहतर पैदावार पक्की। जीवन के लिए जरूरी मिट्टी कितनी बेशकीमती है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा लीजिए कि 10 सेंटीमीटर उपजाऊ मृदा बनने में यही कोई 2000 साल लग जाते हैं। लेकिन इसकी ठीक से सार संभाल न हो तो एक बारिश, जी हां, सिर्फ एक बारिश इसे नष्ट करने के लिए काफी है। हमारी लापरवाही हमारे लिए या हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भारी न पड़ जाए, इसीलिए यह समझना जरूरी है कि वे कौन सी नासमझियां या नादानियां हैं जो हमारी मिट्टी को कमजोर बना रही है। तो सबसे पहले बात असंतुलित उर्वरक के उपयोग की। हमारे देश में विभिन्न भूमियों और फसलों में असंतुलित पोषक तत्वों का उपयोग एक बहुत बड़ी चुनौती है। अधिक उत्पादन लेने की होड़ में हम मृदा स्वास्थ्य को बहुत गहरा नुकसान पहुंचा रहे हैं। उर्वरकों के अंधाधुंध उपयोग से कृषि लागत में लगातार वृद्धि हो रही है, परंतु उस अनुपात में उत्पादन में वृद्धि नहीं हो पा रही है। इसका बुरा असर हमारे पर्यावरण पर पड़ रहा है। गत कई वर्षों में मिट्टी में बहुपोषक तत्वों की कमी आई है व पोषक तत्व न्यूनता वाले क्षेत्रफल में भी वृद्धि हुई है, जिसका असर टिकाऊ खेती के साथ साथ फसल की उपज व गुणवत्ता पर भी देखने में आ रहा है। साथ ही मृदा व मानव स्वास्थ्य पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव देखा जा रहा है। इस समस्या के निदान के लिए मिट्टी की जांच के अनुसार उर्वरकों की संतुलित मात्रा, जैविक खादों, हरी खादों व जैव उर्वरकों का उपयोग करना चाहिए, जिससे हम मृदा स्वास्थ्य व वातावरण को कायम रख सके। दूसरी बड़ी समस्या फसल अवशेष या आम बोलचाल की भाषा में कहें तो पराली जलाने की है। फसल कटाई के बाद खेत में बचे फसल अवशेषों को जलाने से मृदा के साथ साथ वायु भी प्रदूषित होती है, जिसके परिणाम स्वरूप मृदा में उपस्थित जैविक कार्बन व आवश्यक पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। मिट्टी में उपस्थित मित्र कीटों व सूक्ष्म जीवों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उनकी संख्या में कमी आती है। अधिक धुएं से मनुष्यों में श्वास संबंधी बीमारियां होने लगती है, जो कि एक गंभीर समस्या है। फसल अवशेषों का खेती में सही ढंग से उपयोग करके हम पोषक तत्वों में अच्छा खासा इजाफा कर सकते हैं। इससे मृदा की सेहत भी सुधारी जा सकती है। फसल अवशेषों के उचित प्रबंधन के लिए हैप्पी सीडर से फसल की बुआई करें। बुआई से पूर्व फसल अवशेषों पर माइक्रोबियल डिकम्पोजर का छिड़काव करें।
इससे फसल अवशेष जल्दी सड़कर मृदा की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। इस प्रकार हम मृदा व मानव स्वास्थ्य के साथ ही पर्यावरण को भी उत्तम बनाए रख सकते हैं। अब बात करते हैं मृदा क्षरण की। मृदा का क्षरण मृदा स्वास्थ्य की एक बड़ी समस्या है। मृदा क्षरण के कारण भूमि की उर्वरा शक्ति एवं एकल फसल प्रणाली भी उपजाऊ मिट्टी की दुश्मन है। फसल विविधता के बिना निरंतर धान एवं गेहूं की खेती करने से मिट्टी में विभिन्न पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। इससे किसानों को रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों पर निर्भर होना पड़ता है। एक ही भूमि या खेत में वर्ष दर वर्ष एक ही प्रकार की फसल उगाने से कीट और रोगों के प्रकोप की आशंका बढ़ जाती है। इससे निजात पाने के लिए हमें ऐसी फसल प्रणाली अपनानी चाहिए जिससे जमीन की उर्वरा शक्ति बनी रहे और कीट व रोगों की समस्या न हो। इसके लिए आवश्यक है कि हम एकल फसल प्रणाली जैसे धान एवं गेहूं को न अपनाकर उपज क्षमता के अनुरूप उथली जड़ वाली फसलों के बाद गहरी जड़ों वाली फसलें जैसे दलहनी फसलें, हरी खाद आदि को फसल चक्र में शामिल करें। यदि हम ऐसा फसल चक्र अपनाते हैं तो भूमि की उर्वरा शक्ति सदैव के लिए बनी रहेगी। चलिए अब समझते हैं कुछ तकनीकी बारीकियों के बारे में। मोटे तौर पर समस्याग्रस्त भूमि को 3 तरह की भूमि में बांट सकते हैं: अम्लीय, क्षारीय और लवणीय। पहले बात करते हैं अम्लीय भूमि की। हमारे देश में भूमि का एक बड़ा भाग अम्ल की समस्या से ग्रसित है। ऐसी भूमि का पीएच मान 6.5 से कम होता है। इन क्षेत्रों में उगाई जाने वाली फसलों की उपज अम्लता के कारण कम होती है। इसके सुधार के लिए मिट्टी की जांच के अनुसार चूने का प्रयोग करें, क्षारीय उर्वरकों का प्रयोग करें व अम्लरोधी फसलें जैसे आलू, गोभी, मूंगफली, मक्का आदि उगाएं। अब समझिए लवणीय भूमि का समीकरण। खेती में उपयोग किए जाने वाले सिंचाई स्रोतों जैसे ट्यूबवेल के पानी की प्रकृति लवणीय होना, खेत में जल निकास की उचित व्यवस्था न होना, बार बार एक ही गहराई पर खेतों की जुताई करने और नहरी क्षेत्रों में जल स्तर का ऊंचा उठने के कारण भूमि में लवणता की समस्या आती है। इन भूमियों की सतह पर सल्फेट व क्लोराइड आयन वाले लवण एकत्रित होकर सफेद परत के रूप में भी दिखाई देते हैं। इनमें उगाई गई फसलों के बीजों का अंकुरण कम होता है और खड़ी फसलों के मध्य में विभिन्न आकार के गोल घेरे में कम बढ़वार वाले पौधे दिखते हैं। भूमि में लवणों का स्तर अधिक होने पर पत्तियों के अग्र सिरे झुलसकर पीले पड़ जाते हैं। अंततः पौधे लवणों की अधिकता के कारण नष्ट हो जाते हैं। लवणीय मृदाओं का सुधार उपस्थित लवणों को हटाकर ही किया जा सकता है। इसके लिए ऐसी भूमियों में खेती को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर मेड़बंदी करें और 10 से 15 सेंटीमीटर तक पानी भर दें। लीचिंग के जरिए घुलनशील लवण जल में घुलकर पादप जड़ क्षेत्र से नीचे चले जाते हैं। साथ ही जल निकास की पर्याप्त व्यवस्था करें। लवणों को खुरचकर खेत से बाहर करें। खेतों की गहरी जुताई करें व लवण रोधी फसलें जैसे जौ, गेहूं, सरसों, बाजरा, कपास आदि उगाएं। क्षारीय भूमि।
इन भूमियों को ऊसर भूमि भी कहा जाता है। इनका निर्माण प्रायः शुष्क, अर्ध शुष्क व अपर्याप्त जल निकास वाले क्षेत्रों में होता है। इन मृदाओं में सिंचाई देने या वर्षा के बाद उनके निचले भागों में जल भराव की स्थिति रहती है। पानी के सूखने पर 1 से 2 सेंटीमीटर तक चौड़ी दरारें पड़ जाती हैं। इन भूमियों का पीएच मान 8.5 से अधिक होता है, जिसके कारण उनमें उपस्थित जैव तत्व मृदा जल में घुलकर कुछ समय बाद वाष्पन द्वारा भूमि की सतह पर जमा होने लगते हैं। इससे भूमि की सतह चिकनी व काले रंग की होने लगती है। क्षारीय भूमियों की भौतिक दशा बहुत ही खराब होती है। इससे उपजाऊ व उर्वरा शक्ति का ह्रास हो जाता है। इन भूमियों के सुधार के लिए मिट्टी की जांच के अनुसार जिप्सम व सल्फर युक्त उर्वरकों का प्रयोग करें। समस्याएं कुछ और भी है, मसलन जल भराव की समस्या। जल निकास की उचित व्यवस्था न होने से देश में वर्षा के बाद जो निचले क्षेत्र हैं, उनमें जल भराव की समस्या एक आम बात है। नहरों के किनारे वाले खेतों में भी ये समस्या देखी जाती है। इन क्षेत्रों में भूजल स्तर बढ़ जाता है और नहरी इलाकों में लवण की समस्या पैदा हो जाती है। इसके कारण मृदा में वायु संचार की कमी आ जाती है और इसका दुष्प्रभाव मृदा और पौधों की वृद्धि व विकास पर पड़ता है। इस समस्या से निजात पाने के लिए सतही या जमीन के अंदर उचित जल निकास की व्यवस्था करें या धान जैसी फसलें उगाएं जो जल की अधिकता को सहन कर सकें। भूमि का समतलीकरण करें ताकि अतिरिक्त पानी का जमाव नहीं हो और प्राकृतिक जल निकास शीघ्र हो जाए। अपशिष्ट जल का सिंचाई के रूप में प्रयोग। उद्योगों व शहरों से निष्कासित अपशिष्ट जल के जरिए कृषि योग्य भूमि पर सिंचाई करने से मृदा स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। प्रायः किसान अपशिष्ट जल को शहरों के नजदीक सब्जियां उगाने में उपयोग करते हैं। इससे मृदा में अनेक प्रकार की भारी धातुओं जैसे शीशा, क्रोमियम, कैडमियम व आर्सेनिक आदि का समावेश होता है। इन भारी धातुओं का स्तर अधिक होने पर आवश्यक पोषक तत्व के अवशोषण के साथ साथ मृदा में क्षारीयता की समस्या पैदा होती है। साथ ही भूमि की उर्वरा शक्ति क्षीण होने का खतरा भी बना रहता है। ये भारी धातु न केवल मृदा स्वास्थ्य व फसल उत्पादन क्षमता को प्रभावित करते हैं, साथ ही मनुष्यों में भी अनेक प्रकार के रोग पैदा करते हैं। अतः विभिन्न उद्योगों इकाइयों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि इस तरह के अपशिष्ट जल को विसर्जित करने से पहले उसे सही ढंग से साफ और शुद्ध करें। तो भैया कुल जमा बात ये समझो कि अगर अपने परिवार और अपने आने वाली पीढ़ियों का ख्याल रखना है तो मिट्टी की जांच के आधार पर संतुलित उर्वरक का उपयोग करें। फसल अवशेष न जलाएं, फसल चक्र अपनाएं और हर खेत पर मेड़ और हर मेड़ पर पेड़ लगाएं। इससे मिट्टी का रंग रूप, सांचा ढांचा सब दुरुस्त रहेगा और वो हर तरह की फसल लेने के योग्य बनी रहेगी। मिट्टी माँ को सेहतमंद रखने के लिए वक्त रहते चेतने की जरूरत है। अगर इसकी अनदेखी की तो हम तो इसका खामियाजा भुगतेंगे ही। आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ये भूल भारी पड़ेगी। सेहतमंद रहूंगी तो सबकी भूख हरूंगी मैं। माँ हूँ आंखें ममता से तुम सबका ध्यान रखूंगी मैं। मैं मिट्टी हूँ माँ के जैसी, तुम सबको भोजन देती हूँ। भूख तुम्हारी हरने को सब दुख खुद से लेती हूँ। मैं मिट्टी हूँ माँ के जैसी। 100 बात की एक बात, मिट्टी है तो जीवन है।